जय हिंद दोस्तों। रैंकर्स परीक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे TRE 4 के बारे में। आप सब न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि PPSC TRE 4 की बात चल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा सिलेक्शन PPSC TRE 3 में SST में जूनियर में हुआ है और मेरी रैंक 500 के अंदर थी। ओके, सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी था। बात करेंगे आज। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी काम को करने के लिए हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हम बिना होता है ना कि बिना प्लान की गई चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, कब कहाँ वो होता है ना। अगर आपको पता है कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो आपको एक रूट पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कहाँ जाएंगे। जब आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता है तो आप जाएंगे कहाँ। सेम ऐसे ही आपके पास एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपके पास कंटेंट क्या होना चाहिए, कितने दिन को कहाँ डिवाइड करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी मेथड यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे 90 डेज स्ट्रेटजी की। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आप पे भी एप्लीकेबल हों, लेकिन हाँ, इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मॉडिफाई करके लेकिन आप इसको फॉलो ज़रूर करें, आपको निश्चित तौर पे हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप 1 की कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको सबसे पहले BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के पेपर को डाउनलोड कर लेना है। इवन इनकी प्रिंट आपको निकाल लेने हैं और आपको खुद का मूल्यांकन करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर आप कहाँ पे टिक रहे हैं। सबसे पहले आपको पेपर देखने हैं TRE 1 to 3 के। आप जिस भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, PRT या फिर जूनियर या फिर PGT या TGT, आप जो भी दे रहे हो, आप उनके पेपर को देखिए। अब बात करते हैं कि पेपर मिलेगा कहाँ। तो पेपर के लिए देखिए, आप साइट पे जाइए, पेपर मिल जाएगा आपको, चाहे 1 2, और साथ ही साथ आपको ऑफिशियल आंसर की भी मिलेगी। और मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप आंसर की को भी डाउनलोड कर ही लें और उसको पेपर के पीछे प्रिंट कर दें। इससे आपका टाइम बचेगा और बार बार आप ढूंढेंगे नहीं ना, तो एक फोकस होकर पढ़ाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेपर डाउनलोड करना है। अब दूसरी चीज़ बात करेंगे तो देखिए, चूँकि मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है कि BPSC TRE का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको पेपर के बाद सीधे NCERT पे आना है। इसका 2 फ़ायदा है। एक तो आपको देखिए NCERT पढ़नी है तो यहाँ से आपका NCERT कवर होगा। दूसरी, आप कोरिलेट कर पाएंगे कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं, फिर आप उस थॉट प्रोसेस के साथ NCERT पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब आपकी NCERT हो जाए तो आपको SCERT पे जाना है। चूँकि देखिए मैं देखिए ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ और चूँकि मैं वैसे देखिए चारों सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ, चाहे वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री हो। SCERT आप देख रहे हो ना, जो बिहार स्पेशल चीज़ें पूछी जाती हैं ना, उनको यहाँ से कवर किया जा सकता है। ये बिहार बोर्ड की बुक होती हैं और आप इनको भी पढ़ें और इवन इनको ज़रूर पढ़ें। और ये मिलेंगी कहाँ, तो आप गूगल पे बिहार बोर्ड जियोग्राफी बुक्स या बिहार बोर्ड हिस्ट्री बुक्स जो भी आपको डाउनलोड करनी है, क्लास डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनको प्रिंट करा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रिंट कराने से आप एक्स्ट्रा नोट्स बनाने से बचेंगे और आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप उसी अपने प्रिंटेड नोट्स पे ही लिख पाएंगे। तो आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना बुक्स वगैरह या फिर कंटेंट इकट्ठा करने से भी आप बचेंगे। तो आपको सबसे पहले पेपर डाउनलोड करना है, फिर NCERT पढ़नी है और SCERT पढ़नी है। जब इतनी हो जाए तो आपको रेफरेंस बुक की तरफ जाना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं
तो जैसे मान लीजिए आपने 6 to 12 की NCERT कर ली और ये SCERT कर ली, तो फिर आपको क्या करना है कि रेफरेंस बुक पढ़ना है। जैसे कि आप आर्या कंपटीशन ले सकते हैं, हाँ, या फिर एक दिव्य दृष्टि आती है वो ले सकते हैं, नीरज पांडे सर की आती है। और या फिर आपके जो भी रिसोर्सेज हों आप उन पे जाइए। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मतलब वैसे तो इकोनॉमिक्स के लिए अलग से वैसे कुछ बुक्स हैं नहीं, या फिर आप मतलब कहने का मतलब ये है जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे हैं NCERT SCERT के बाद उसको देखें आप। अब बात करेंगे कि प्रैक्टिस की। तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है कि PYQ से बेस्ट प्रैक्टिस कुछ नहीं होते हैं। क्योंकि आपने TRE 1 2 3 का पेपर देख लिया, अब उसके अलावा आपको करना क्या है कि आपको जो BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है PCS वाला, ठीक है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। और ये क्वेश्चन लगेंगे कहाँ से, तो ये क्वेश्चन आपको घटना चक्र ले लीजिए वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको सबसे पहले BPSC क्वेश्चन करने हैं, फिर जो भी अदर स्टेट UP MP छत्तीसगढ़ जो भी है आपको वहाँ से करने हैं। इतना करने के बाद ही आपको कोई और स्टेप लेना है, ठीक। अब बात करेंगे कि 90 डेज़ को डिवाइड कैसे करें। देखिए ये हर किसी का एक अपना ओपिनियन हो सकता है, हर किसी का एक अपना कंफर्टेबल जोन होता है, एक कंफर्ट जोन अपना होता है व्यक्ति का। ज़रूरी नहीं है मैं जो बताऊँ वो आप पे वर्क करे, या 2 दिन वर्क करेगा, तीसरे दिन आपको लगेगा कि ये तो काम नहीं कर रहा है। या मैं अपने लिए अगर कोई प्लान बनाऊँ तो होता है ना कि नहीं कंफर्टेबल है, भाई बना लिया था जो उसमें अभी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए करना क्या है कि आप, वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता दे रही हूँ। मान लीजिए आपके पास 90 डेज़ है ना, तो आप 60 डेज़ इधर और 30 इधर रख लीजिए, ठीक। करना कैसे इसको, यहाँ पे आपको इन 60 डेज़ में आपको NCERT SCERT और आपकी रेफरेंस बुक और साथ में ही आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए। देखिए मेहनत तो बहुत लगेगी लेकिन बनाना तो है, क्योंकि जो ये करेंगे ना सिलेक्शन उन्हीं का होगा। जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे उनके लिए सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होगा। ये आपको इसके लिए है, आपको सारी बुक्स वगैरह कवर करनी है, शॉर्ट नोट्स बना लें, जो भी नोट्स बना लें। और ये जो 30 डे है इसमें सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है, जो भी आपने पढ़ा है ना उसको बस और बस रिवाइज़ करिए। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया, ठीक, अगर आपने ये कर लिया और ये नहीं किया तो सब बेकार है। इसलिए इसके बाद इसके लिए समय ज़रूर निकालें, ओके। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप 45 डेज़ भी कर सकते हैं। ये आपका अपना कंफर्टेबल जोन होना चाहिए, ठीक। क्योंकि देखिए कोई हाउसवाइफ है, कोई फुल टाइम स्टूडेंट है, कोई जॉब वाला है, कोई फीमेल मैरिड है तो उसकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए सबकी अलग अलग है, तो आप उस हिसाब से करिए, ओके। अब देखिए बात करेंगे कि एक सेकेंड, हाँ, अब बात करेंगे कि हमारा मेथड क्या होना चाहिए, मतलब हमें करना कैसे है, हमें पढ़ना कैसे है। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं, और हमारा पर्सनल खुद का भी मेरा अनुभव है कि जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना वो हमें मॉर्निंग में करनी चाहिए। देखिए चाहे आप हाउस वाइफ हों, चाहे आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, या जो भी हों, जब आप सो के उठते हैं ना आपका दिमाग फ्रेश होता है। तो जो भी याद करने वाली चीज़ें मॉर्निंग में करिए, भले ही आपको 1 घंटे ही दीजिए। जैसे आपको याद करना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ हैं, या फिर नेशनल पार्क कहाँ हैं, या फिर आपको हिस्ट्री में याद करना है, मतलब जो भी क्रोनोलॉजी वगैरह होती है वो याद करना है, तो आप ये सारी चीज़ें मॉर्निंग में कर लें, ठीक। ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आप अपने हिसाब से पढ़ें, आपको जब सही लगता है आप NCERT पढ़ें, जब आपको सही लगता है SCERT पढ़ें, मतलब ये आपका अपना कंफर्टेबल जोन होना चाहिए। और देखिए NCERT जो है ना वो आप
कोशिश करें कि आप दोपहर में करें, जो मुझे लगता है। हाँ, अगर आप सुबह में आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप सुबह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप एक चैप्टर को करें, फिर उसके पीछे जो MCQ लगा है ना वो उसको लगाइए, दूसरा चैप्टर करें, सेम वही चीज़ रिपीट करें। फिर जब आप यहाँ से बोर हो जाएं तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लें। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अब एक ज्योग्राफी पकड़ लिया है तो फिर उसी को पूरी करनी है, तब तक सोएंगे नहीं या फिर कुछ करेंगे नहीं। नहीं, अगर आप ज्योग्राफी से बोर हो गए आप हिस्ट्री उठा लीजिए, आप हिस्ट्री से थक गए आप साइंस देख लीजिए। मतलब ऐसे आपको चलना है। ओके, तो ये आपको करनी है। और ये जब ये हो जाए आपका, तो शाम के टाइम में, मतलब आपको जब एकदम पढ़ने का ना मन करे, लगे कि अब छोड़ो यार अब हो गया आज का, तो आप क्या करें कि आप MCQ लगाइए। MCQ से ना फोकस बढ़ता है और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने अच्छा खासा MCQ लगाया। आपकी मतलब आपने जो दिन में पढ़ा वो रिवाइज हो गया। ये करना है। अब देखिए, इसके अलावा मतलब आपको इतनी चीज़ें करनी हैं। अब आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से करिए। अब मैं बात करूँगी कि मतलब क्या 90 दिन तक ऐसे हम सस्टेन रह सकते हैं। तो देखिए, हम इंसान हैं, कोई भी एक ऐसे नहीं चलता। हमारी हार्ट बीट भी ना ऐसे होती है। तो आप हमेशा मोटिवेट नहीं रह सकते या हमेशा डीमोटिवेट भी नहीं रह सकते हैं। आप में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको करना कैसे है, आपको टारगेटेड पढ़ाई करनी है। मतलब आपने टारगेट बनाया, ठीक। ये सब देखिए बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये तो सबको पता होती हैं, बट मैं मेरी लाइफ में जो की हूँ वो बता रही हूँ। आपने टारगेट बनाया कि आज मुझे दिन भर में 9th क्लास की NCERT को ख़त्म कर लेनी है, ठीक। अब या फिर 2 दिन में ख़त्म कर लेनी है। और मतलब 9th क्लास की NCERT ज्योग्राफी की, और मान लीजिए 9th या 6 की मान लीजिए हिस्ट्री की, मुझे 3 दिन में ये ख़त्म कर लेनी है। अब 3 दिन जब आपका बीत गया, 3-4 जो भी आपने डिसाइड किया है, ठीक, तो आप खुद को ना रिवॉर्ड दीजिए। मतलब खुद को थैंक यू बोलिए कि बहुत अच्छा लगता है कभी ये वीडियो ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप आँख बंद करके आपने जो भी लाइफ में अचीव किया उसके लिए खुद को थैंक यू बोलिए। क्योंकि देखिए, हम दूसरों को थैंक यू बोलते हैं लेकिन खुद को नहीं बोलते। हाँ, इतनी भागा दौड़ी ज़िंदगी में हम खुद को भूल गए हैं। हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि फ़लाँ हमको समझे या फिर फ़लाँ हमको, दूसरों से उम्मीद रखते हैं। सिंपल सी बात है, हमें खुद को बोलना चाहिए। जब आपके टारगेट ऐसे पूरे हो जाए ना, तो आप खुद को रिवॉर्ड दीजिए। कभी कहीं घूमने चले जाइए या फिर कोई मूवी देख लीजिए। मतलब इन्जॉय करिए आप। अब ये नहीं कि इन्जॉय करने बैठ गए तो 3 दिन तक इन्जॉय करेंगे, नहीं। आप 3 से 4 घंटे इन्जॉय करिए या फिर 1 दिन पूरा दे दीजिए। उसके बाद फिर आप नोटिस करेंगे ना कि आप में नई एनर्जी, नई ऊर्जा आ गई, और फिर आप दूसरे टारगेट के लिए भी मोटिवेट रहेंगे। और मोटिवेशन का लाइफ में सबसे बड़ा रोल है, तो ये ज़रूर करिए। या इसको करने से ना बोर नहीं होंगे, और आप बहुत ही होता ना, इनपुट आउटपुट रेशियो आपका अच्छा रहेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वो तैयार होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, आपको पता नहीं लगेगा कितनी ईज़िली स्मूथली चीज़ें चल रही हैं। बस इतना ही आप करिए। और बाकी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और थैंक यू वेरी मच।